की श्रेणी थी। पर थे कहां पर भाई, 16 महाजनपद में तो थे, लेकिन ये जो जानकारी ये मिलती है जातक कथा। जातक कथा कहती है कि भैया उस समय समाज में 18 प्रकार के श्रेणी थे और इनका जो प्रधान था वो ज्येष्ठक क्या था श्रेणियों का प्रधान। श्रेणियों का जो प्रधान था उसका नाम था जेठक, है ना। कौन था? जेठक। अब ये क्या करते थे, देखो ये भी इन लोगों में क्या है कि व्यापार की वृद्धि के लिए, ये जो व्यापारी थे सभी के व्यापार अच्छा हो, अच्छी आमदनी हो, आमदनी अच्छी होगी तो अच्छा जीवन यापन होगा। तो ये लोग जो थे ना व्यापारी लोग, ये भी व्यापार की वृद्धि के लिए उस समय क्या करते थे, पुण्य सिद्ध संस्कार क्या करते थे ये। तो यहां पे लिख दूं किसके लिए, देखो पेपरों में पूछे जाते हैं, व्यापार की वृद्धि। ये व्यापार की वृद्धि के लिए पुण्य सिद्ध संस्कार, ठीक है, क्या करते थे, तो व्यापार की बुद्धि के लिए उस समय क्या करा जाता था, पुण्य से संस्कार किया जाता था। और सोम क्या, और संस्कार के बाद में क्या होती थी, तो सोम की पूजा, सोम की पूजा। तो ये चीज आप नोट कर लेना कि वे पहले तो करते थे संस्कार, और संस्कार करने के बाद में स्वामी की पूजा ये करते थे। अब इनमें एक चीज और थी, वो क्या थी कि व्यापारियों में भी जो नगर में रहकर व्यापार करते थे, ठीक है ना, व्यापारी वर्ग बहुत सारे थे। 18 प्रकार के व्यापारियों की जानकारी तो जातक कथाओं में मिलती है, ठीक है ना। तो ये क्या करते थे, जो व्यापारी नगर में रहकर व्यापार करते थे उनको कहते थे वणिक या श्रेष्ठी। कैसे? नगर में रहकर व्यापार करने वाले को क्या कहते थे, देखो जी, नगर में रहकर ये रखना याद, नगर में रहकर व्यापार करने वाले को क्या कहते थे, नगर में रहकर व्यापार करने को वणिक या श्रेष्ठी। आगे समझ में, ये जो थे भाई नगर में रहकर व्यापार करते थे तो वणिक और श्रेष्ठी। और जो स्थल मार्ग भाई, तो व्यापारी जो थे एक तो रहते थे नगर में रह के व्यापार करते थे, एक करते थे स्थल मार्ग के, यानी सड़क जो है आज के आधुनिक समय में, जैसा आपने देखा ना, बहुत सारी ठेली या सड़क के किनारे बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो एक क्या था, स्थल मार्ग पर व्यापार करते थे। तो एक तो कौन थे व्यापारी, एक व्यापारी थे नगर में रहकर व्यापार करते थे, एक स्थलों पर, एक तो हो गया बिल्कुल सिटी के अंदर, एक हो गया मेन स्थल मार्ग पर। कौन से हो गए, जो स्थल यानी सड़क के किनारे पर, ठीक है, सड़क के किनारे पर व्यापार करते थे, ठीक है। एक क्या थे, समूह में तो कौन कौन से व्यापारी हो गए, एक हो गए नगर वाले व्यापारी, एक हो गए स्थल में रहकर करने वाले व्यापार, एक हो गए समूह में रहकर व्यापार करने वाले। और दूसरे कौन से थे, जो समूह में रहने वाले हैं ना, जैसे एक आधुनिक बाजार लगना, ठीक है ना, आज के आधुनिक समय बोलते हैं पेट, या फिर आधुनिक समय में बाजार भी बोलते हैं, उस समय भी तो समूह में रहकर व्यापार करते थे बहुत सारे व्यापारी। भाई पूरा सामान एक साथ रख देना और उसी एक बड़ी सी जगह में व्यापार करना, है ना, वो हो गए समूह में। और दूसरे कौन थे, काफिले में, क्या थे, काफिले में, ठीक है। काफिले में रहकर, यानी आज जो व्यापार करना है यहां पर, कल करना है व्यापार दूसरी जगह, परसों करना है तीसरी जगह। तो ये क्या करते, काफिलों में रहकर करते थे व्यापार। इन सब में एक
था क्या था, इनका मुखिया कौन तो होता था, वास्त वस्तु सवा। क्या था भाई, देखो व्यापार यहाँ का जो मुखिया था, व्यापारियों को मुखिया तो देखो श्रेष्ठी मिलता है कहीं कहीं बहुत ज्यादा श्रेष्ठी, लेकिन इन सभी काफिलों का जो ये सारे व्यापार थे ना, इन व्यापारियों का जो मुखिया था कौन था, उसका नाम था वास्त वस्तु सवा। क्या था, वास वास वस्तु सवा। ठीक है, तो व्यापारियों को जो मुखिया था उसका नाम था वास्त वस्तु सभा। ठीक है भैया, अब ये जो व्यापार था होता कहां पर था भाई, 6ठी शताब्दी में। एक व्यापार होगा पूर्व वैदिक काल का, ठीक है, उस समय अलग बंदरगाह और उस समय के अलग शहर थे। उत्तर वैदिक काल में अलग बंदरगाह हो गए और अलग क्षेत्र यानी शहर हो गए। उसी प्रकार से 16 महाजनपदों की अगर हम जानकारी है तो 16 महाजनपदों के ही बारे में हम जानकारी जुटाएंगे। तो उस समय क्या था, व्यापार करने के लिए ये क्या थे, पश्चिमी तट पर, तो उस समय का जो प्रमुख बंदरगाह था उसका नाम था बड़ौच सोपारा। ठीक है, तो यहां पर लिख दूं, देखो यहां पर लिख देता हूं, देखो पश्चिमी तट, भाई व्यापार करने के लिए पश्चिमी तट पे जाते थे देश के उस समय। तो कौन कौन से बंदरगाह थे, बड़ौच, बड़ौच और सोपारा, इनका इस्तेमाल करते थे। क्यों करते थे भैया, ये अब ये करते थे विदेश में व्यापार, यानी हमारे देश से उस समय विदेशों को भी व्यापार होता था। यहां से बेबुरुद्वीप ईरान और उस समय के अफगान में जो व्यापार होते थे वो इसी माध्यम से होते थे, यानी समुद्र के माध्यम से। और उस समय समुद्र पार देश के पश्चिमी सीमा यानी 16 महाजनपदों के जो उस समय पश्चिमी सीमा पर थे, तो वो जो बंदरगाह थे उनका नाम था बड़ौच और सोपारा। व्यापार पूर्वी तट पर होता था। पूर्वी तट पर जो होता था, तो पूर्वी तट के लिए जैसे वर्मा, इंडोनेशिया, बाली द्वीप, ठीक है ना, कंबोडिया, वियतनाम आज के आधुनिक समय में, तो यहां पर पूर्व की दिशा में, ठीक है, पूर्व की दिशा, पूर्वी तट पर, तो पूर्वी तट से भी व्यापार होता था। तो पूर्वी तट पे जो उस समय बंदरगाह था, कब, 16 महाजनपदों के समय, तो ताम्रलिप्त बंदरगाह कौन सा था, बंगाल में। बंगाल में एक बंदरगाह था जिनका नाम ताम्र, ठीक है, ताम्रलिप्त ये बंदरगाह, ठीक है भैया, व्यापार होता था। ठीक है, पूर्वी तट पर यानी पूर्व दिशा में, अगर पूर्वी क्षेत्रों में जो देश थे उनसे व्यापार करने के लिए तो ताम्रलिप्त बंदरगाह का इस्तेमाल किया जाता, विदेशों से करते थे व्यापार। और भारतीय व्यापारी जो थे वो लंका यानी कि लंका को उस समय कहते थे ताम्रपाणी। ठीक है, तो ताम्रपाणी लंका व्यापार होता था भारत का। वर्मा यानी सुवर्ण भूमि, मैंने अभी आपको बताया ना, वर्मा जो आज का आधुनिक वर्मा है उस समय था सुवर्ण भूमि, उससे व्यापार होता था। बेबीलोन जिसको मैंने अभी बोला, बेबरू बेबरू द्वीप के माध्यम से ये व्यापार करते थे। और जो व्यापार होता था तो उस समय व्यापारी लोग जो थे ऋण कितना लेते थे, तो 15%। अगर मैं ब्याज की बात यानी ऋण की बात करूं तो देखो भैया, ऋण जो था ना, ऋण, ये जो ऋण लेते थे वो 15% उस समय लिया जाता था। ठीक है, 15% तक ये वार्षिक ब्याज था और ये लिया जाता था। ठीक है, देखो उत्तरी भारत में अगर मैं बात करूं, 16 महाजनपदों के उत्तरी भारत में अगर मैं प्रमुख व्यापारी मार्गों की बात करूं तो भाई उत्तर भारत में कौन कौन से जो व्यापार जिस मार्ग से होता था आप सभी को पता है, वो था उत्तरापथ। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, भाई 16 महाजनपद हमारे उत्तर पश्चिमी ही सीमा पर व्यवस्थित थे, यानी
उत्तर पश्चिम की सीमा पर ही थे। तो उत्तर पश्चिम की सीमा पर जो व्यापारी मार्ग था वो था उसका नाम था उत्तरापथ। और उत्तरापथ पर जिस पर कौन कौन से महत्वपूर्ण उस समय 16 महाजनपदों के शहर थे जिनसे कनेक्ट होकर यानी एक दूसरे को जोड़ते थे और उसी के माध्यम से व्यापार होता था। यानी ये शहर ये जो एक ऐसे मार्ग पर स्थित थे जिसका नाम था उत्तरापथ। और उत्तरापथ पर ये व्यापारी जाते थे। यानी अगर इन्हें उत्तरापथ के माध्यम से जाना हो और कहां जाना हो, पश्चिमी तट भचौड़ सॉरी भड़ौच, ठीक है, अगर इन्हें भड़ौच जाना है तो ये उत्तरापथ का मार्ग लेते थे। उत्तरापथ का मार्ग किन बड़े शहरों से होकर जाता था उस समय के? तो देखो, राजगृह, पाटलिपुत्र, ठीक है, कौन कौन से? राजगृह, पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी, ठीक है ना, कौशाम्बी। ये जो मार्ग थे ये मार्ग कहां से? तो राजगृह, राजगृह यानी बिहार से होता हुआ राजगृह, फिर पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से होता हुआ वाराणसी आता है और वाराणसी से कौशाम्बी। आज के आधुनिक समय की अगर मैं बात करूं तो कौशाम्बी हमारे मथुरा से आगे, वाराणसी और मथुरा के बीच की मान लीजिए उस समय, ठीक है। और कौशाम्बी से ये मार्ग उज्जैन जाता था जो कि मध्य प्रदेश में है आज के आधुनिक समय के अनुसार, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश से होता हुआ ये गुजरात की तरफ उस समय भड़ौच पहुंचता था। कहां पहुंचता था? तो भड़ौच पहुंचता था। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों शुरू से कि भाई देखो, आर्थिक जीवन को इन लोगों ने किस प्रकार से आगे बढ़ाया। पहले करते हैं किसानों की बात। भाई जो वहां पर किसान लोग थे, इन्होंने सबसे पहले क्या करा कि पशु लिए, पशु में इन्होंने बैल लिया, बैल के माध्यम से इन्होंने चलाए भूमि पर हल, और हल चलाने के बाद में इन्होंने देखा कृषि को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, यानी कृषि की पैदावार को किस प्रकार से विकसित किया जाए। तो इन्होंने उस भूमि को 2 से 3 बार उसकी करी जुताई, जुताई करी, उसके बाद बीज बोया, बीज बोने के बाद में कृषि यानी फसल को पैदा किया। जब उन्होंने किसी की फसल अच्छी हो गई तो उसका निरीक्षण करने के लिए एक अधिकारी आया, अधिकारी का नाम था क्षेत्रपाल, उसे क्षेत्रकार भी देखा जाता है कि क्षेत्रकार, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझनी, ये हो गई किसानों से संबंधित। भाई आर्थिक विकास किस प्रकार से हुआ? कृषि के माध्यम से। तो कृषि के माध्यम से मैंने बताया कि जब उन्होंने सारी चीजें करी कि पहले भैया किसान ने क्या करा, बैल लेने पशु लिया, पशु के बाद में उन्होंने क्या लिया, उसके ऊपर हल लिया, हल के माध्यम से क्या करी, भूमि की उन्होंने 2 से 3 बार, अच्छी फसल के लिए क्या करना पड़ा, उन्हें 2 से 3 बार जुताई करनी पड़ी। ये नहीं कि एक बार जुताई करी फिर बीज गया और अच्छी फसल हो गई, नहीं, उन्हें इस चीज की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने 2 से 3 बार खेत की जुताई की, और जुताई करने के बाद में अच्छी फसल हुई, और फसल के निरीक्षण करने वाला कौन सा? क्षेत्रपाल यानी क्षेत्रकार, ठीक है। अब क्षेत्रकार ने देख लिया कि भाई अच्छी क्या कहते फसल हो रही है, यानी कृषि हो रही है, पैदावार अच्छी करेंगे। तो कृषि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लोग क्या करते थे? मंत्रों का उच्चारण करते थे। इनको कृषि में इतनी महारत हासिल हो चुकी थी कि इन लोगों ने जो की तो 2 प्रकार की फसल उस समय पैदा करते थे, उस फसल का नाम था यव और यवनी, और 5 प्रकार के चावल उगा लेते थे। कौन से? महाबरी, किशनबरी, हायन, यवक और पुष्टिक, ठीक है ना। अब ये जो सारी जानकारी है ये हमें 16 महाजनपदों में तो मिलती है, 16 महाजनपद के समाज की। लेकिन उस समय जो समाज में गृह सूत्र यानी सूत्र ग्रंथ लिखे जा रहे थे ना, तो उनमें क्या था? पाणिनि के 8 अध्याय थी, और बौद्ध ग्रंथ कौन था? सुत्तनीपात। ये दोनों ही इस चीज की पुष्टि करते हैं कि भाई ये लोग 2 से 3 बार खेतों को जोतते थे, ठीक है ना, जोतते थे। ये जानकारी पाणिनि ने अपनी अष्टाध्याय में कही है, और बौद्ध ग्रंथ सुत्तनीपात में कही है कि भाई जो किसान थे 2 से 3 बार खेतों की जुताई करते थे। लेकिन संखायन गृह सूत्र में क्या कह रहे हैं? उस समय
अब देखो दूसरे पर्दे में क्या है कि संखायन गृह सूत्र में लिखा क्या है कि भाई उस समय जो किसान था वो बैलों के माध्यम से हल के द्वारा खेती करता था, यानी किसान करते थे खेती। ये जानकारी भी कृषि प्रक्रिया किसके द्वारा, मंत्रों के द्वारा। ये भी जानकारी किसमें, संखायन गृह सूत्र में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। ये निरीक्षक जो अधिकारी है ये भी कौन है, पारणी जी जो है इस चीज की जानकारी देते हैं, इसमें 16 महाजनपद के द्वारा। 2 प्रकार के फसल यानी जौ की, जब यवनी, 5 प्रकार के चावलों की जानकारी है, ये जानकारी देते हैं सूत्र ग्रंथ। ठीक है, क्योंकि उस समय सूत्र ग्रंथों का समय था, लेकिन उसी समय बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों का भी समय था। तो इन्होंने जानकारी दी कि उस समय का जो किसान था वो 4 प्रकार के चावलों को पैदा करता था। अब ये तो वो ही बात हो गई एक तरीके से कि जिस प्रकार आज के आधुनिक समय में अक्टूबर और नवंबर में गेहूं की फसल ज्यादातर बोते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये मार्च अप्रैल में कट जाती है तो उसके बाद में फिर गेहूं के बाद में दूसरी फसल बोई जाती है। मैं एक उदाहरण के तौर पर आप लोगों से ये बातें साझा कर रहा हूं उदाहरण के लिए, ठीक है ना। तो हो सकता है ये 5 प्रकार के चावल और 2 प्रकार के जौ यानी सूत्र ग्रंथों में है, जो कि कुछ समय पहले लिखे गए कि भाई उस समय करते थे, लेकिन थोड़ा सा समय बीता तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ लिखे गए। तो उस समय हो सकता है जो किसान थे वो 4 प्रकार के चावल उस समय पैदा करते होंगे। ठीक है, मेरा जो समझाने का तात्पर्य वो यही है। ठीक है, थोड़े से पहले लिखे गए तो थोड़े समय पहले कुछ और फसल थी, और थोड़े से जैन और बौद्ध ग्रंथों में 4 प्रकार के चावल हो गए। इसके बाद में देखो क्षेत्र का जिस पर अधिक भूमि थी, भाई क्यों, आर्थिक विकास हो रहा है। आर्थिक विकास में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसान किस प्रकार से आगे बढ़े। तो सबसे पहले उन्होंने कृषि करी, कृषि करने के बाद में उनका निरीक्षण भी हो गए कितनी प्रकार की कृषि करी, यानी विकास किस प्रकार है, विकास का क्रम कि भाई किसानों ने किन किन फसलों की जानकारी जुटा ली और कौन कौन सी फसलें उन्होंने पैदा की। इसके बाद में उसका निरीक्षण भी हो जाता है। जैन और बौद्ध ग्रंथ ये जानकारी भी देते हैं। ठीक है, ये जानकारी देने के बाद में फिर हम आगे बढ़े तो देखो अधिक भूमि होने के कारण गृहपति, और गृहपति ने कौन कौन से कार्य किए वो जानकारी दे दी। उसके बाद में देखो व्यापारी वर्ग किस प्रकार से आगे बढ़ा इस समय 16 महाजनपदों के समय। व्यापारी वर्ग के बारे में हमने आपको जानकारी दी कि व्यापारियों ने भी अपनी हितों की सुरक्षा के लिए संघ, संगठन, श्रेणी बनाई जिनको गिल्ड कहा गया। और उस समय 18 प्रकार के व्यापारियों की जानकारी किसने दी, जातक कथाओं में हमें जानकारी मिल गई। क्यों, 16 महाजनपदों के समय की घटना है। ठीक है ना। तो व्यापारियों की वृद्धि में व्यापार की वृद्धि के लिए पढ़ने से सिद्धकार, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी कि व्यापारी भी किस प्रकार से आगे बढ़े, उन्होंने किस प्रकार से विकास किया। ठीक है ना। इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों अब जो हम जानकारी देंगे वो देंगे कि इन व्यापारियों ने या फिर 16 महाजनपद में सिक्के, ये व्यापारी किस प्रकार के सिक्के चलाते थे, कौन कौन से प्रमुख सिक्के होते थे, इनके बारे में जानकारी हम अपनी आने वाली वीडियो में के माध्यम से जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों चैनल मेरा नया है, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।